बेबाक मुल्सिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बात करेंगे सीए पर, और बात यह होगी कि क्यों मुस्लिम तबका इसकी मुखालफत कर रहा है और क्यों अपोजिशन पार्टियां इसकी मुखालफत में हैं। आज ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाए और कहा कि 2019 में जो बिल पास हो गया था उसे इंतखाबात से ठीक पहले क्यों लागू किया गया। बहुत सारे सवाल उठाए और हुकूमत की मंशा पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया और कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। आज के जो बड़े मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोज़गारी है और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी, मगर सीएए को ला करके मरकजी हुकूमत जो है वो रुख मोड़ना चाहती है इंतखाबात का। बहरहाल इसी मसले पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल मकसद है क्या और मुस्लिम तबका जो है वो क्यों खौफजदा है, क्यों इसकी मुखालफत कर रहा है और सीएए के बाद क्या कुछ होगा। बहरहाल इस मसले पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है कांग्रेस से हिमांशु जी, साथ ही बीजेपी से शुभेंदु शेखर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से अतुल यादव जी हैं और कुछ देर के बाद जुड़ेंगे सीनियर जर्नलिस्ट नवेद शिको साहब। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। और हिमांशु जी, पहला सवाल आप ही से। तमाम तरह की बातें हो रही हैं, जैसे मैंने इंट्रो में ही कहा कि खास तौर से मुस्लिम तबका और अपोजिशन पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं। हालांकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ, बयान जारी हुआ और कहा कि इसमें किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। होम मिनिस्टर भी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीएए से किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, इससे नागरिकता दी जाएगी। तो बहरहाल कुल मिलाकर के इस पे लगातार सियासत हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी नफरत और घिरा की राजनीति करती है जी। इनकी राजनीतिक बुनियाद, जो इनका सोच है, वह नफरत की बुनियाद पर टिका हुआ सोच। आप देख लीजिए, सबसे पहले जब भाजपा जनसंघ हुआ करता था, उससे पहले हिंदू महासभा हुआ करता था। द्विराष्ट्र की परिकल्पना सबसे पहले हिंदू महासभा ने किया और इंडियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के 1942 में इन लोगों ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी और इनके जो पूज्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये इनका बुनियाद है। सीए, जिसे आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, सीएए में अभी लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस चुनाव के समय में लाने के पीछे और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता जो कर्नाटक से हैं हेगड़े, उनका यह बयान आना कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, संविधान बदलने की आवश्यकता है। यह साबित करता है कि भाजपा की मंशा ठीक नहीं है। भाजपा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में विश्वास नहीं रखती है। भाजपा नफरत की राजनीति करती है और इस देश में नफरत का बीज बो करके अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जानते हैं कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो इनके पूर्वजों के द्वारा अंग्रेजों का जासूसी किया जाता था और अंग्रेजों का अनुयायी हम लोग कहते हैं। इसके पीछे बड़ा तर्क है। बड़ा तर्क यह है कि 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग ने 2 पंक्ति का अपना रिपोर्ट सौंपा था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जब तक इस देश में हिंदू और मुसलमान को अलग अलग नहीं करेंगे, जब तक फूट डालो और शासन करो की नीति पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा, तब तक इस देश में अंग्रेजों का शासन करना मुमकिन नहीं है। ठीक है। आज इसी नीति को ये लोग अपना रहे हैं और इसी को अपना करके आज सीए जैसा कानून लाया जा रहा है। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इससे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं इनकी मंशा पर प्रश्न उठाता हूं, ये सीएए लाना कहां से जायज है? आप जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को एक करने की बात कहते हैं, जब आप अखंड भारत की बात करते हैं, तो फिर आप बताइए कि जब वहां से आए हुए मुसलमान यदि शरणार्थी ही आए हैं तो क्यों उसे वंचित रखा जाएगा भारत की नागरिकता से? इसके पीछे आपकी क्या मानसिकता है? दूसरी बात, इसका मतलब आप चाहते हैं कि जो मुसलमान शरणार्थी पड़ोसी देशों से आए हैं वह अपना धर्म परिवर्तन करे। धर्म परिवर्तन करने के लिए आप जबरदस्ती यह कानून मुसलमानों के ऊपर थोप रहे हैं। यह भारत की नागरिकता और भारत में जो लोग रच बस रहे हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ा साजिश है। ये लोग कहते हैं कि 400 का पार, 400 का पार, ठीक है, चलो वो 400 पार पे भी कभी बात कर लेंगे सर। 400 पार एक अलग मसला है। और समाजवादी पार्टी से अतुल यादव जी भी हमारे साथ हैं। अतुल जी, क्या रिएक्शन है? चूंकि लगातार जो है अपोजिशन पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं और मुखालफत तो जब ये बिल पास हुआ था 2019 में तब भी हुई थी, मगर 5 साल का जो है वक्फा, बीच में इतना लंबा गैप और फिर ठीक इलेक्शन से पहले इसे लागू करना, नोटिफिकेशन जारी कर देना, मतलब किस तरफ इशारा करता है? चूंकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कि भाई
जो असल मुद्दे हैं, और बीजेपी जो है लगातार ये कहती है कि बहुत सारे काम हुए हैं डेवलपमेंट के, तो उन डेवलपमेंट के कामों पर जो है वोट मांगे जाए, सीए, एनआरसी या एनपीआर पर क्यों? इस समय पर जो भाजपा है और केंद्र की सरकार है वो जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इलेक्टोरल बॉन्ड, इन सभी से ध्यान भटकाने के लिए ये सीए का जो कानून है इस समय लाई है, और जानबूझकर जो है कि लोग महंगाई से ध्यान हटा दें। जो इनके द्वारा प्रत्येक साल लाखों करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, उससे ध्यान हट जाए। जनता जो है अब इनके भटकावे में नहीं आने वाली है। जनता जान चुकी है कि, और रही बात देश के प्रत्येक नागरिक जो है, चाहे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम जितने भी लोग हैं, और देश के जो ये कानून आया है, यह कानून जो है इस समय जानबूझकर अब ये कहना है कि ये डराने के लिए नहीं है। डराने के लिए नहीं है तो इसकी मतलब किस लिए है? नागरिकता कानून है, अच्छी बात है, लेकिन समय जो किस समय आया है ये देखने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, और लोकसभा चुनाव के समय लाना ये तो बहुत पहले पास हो चुका था। जब आज की डेट में महंगाई अपनी चरम पर है, इस पे कोई बात करने के तैयार नहीं है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, इस पे कोई बात करने के तैयार नहीं है। या जो देश है भाईचारे का देश है, सभी जो है मिलजुल कर रहते हैं, और ये भाईचारा बना रहे। जनता इसको जान चुकी है। जनता लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। नवेद जी, मैं आपके पास आऊंगा। नवेद जी, आपसे जो है रिएक्शन लेंगे, चूंकि जर्नलिस्ट के नाते आप तमाम लोगों से जो है वो बात भी करते होंगे, मिलते भी होंगे, रिएक्शन भी जानते होंगे, और उनके ख्यालात क्या है इस मसले पर वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। चूंकि क्रोनोलॉजी समझाई थी एक बार अमित शाह साहब ने, उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए लेकर के आएंगे, उसके बाद एनआरसी ऑन एनपीआर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाएगा। तो अभी तो बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ना गुमराह हो ना गुमराह करें। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कंफ्यूजन बहुत है मुस्लिम तबके में भी, मतलब एक डर है, चूंकि वो क्रोनोलॉजी को याद करते हैं, वो पुरानी बाइट्स चल रही है, हम आज भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक और तमाम जरियों से जो है वो अमित शाह की बाइट आ रही है जिसमें वो क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। तो किस बात पर यकीन किया जाए? और एक तरफ जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कल बयान जारी किया गया, उन्होंने कहा कि किसी को घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक भी हिंदुस्तानी शहरी की इससे जो है वो नागरिकता नहीं जाएगी, वो चाहे कोई भी हो। एक तरफ क्रोनोलॉजी है, एक तरफ होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी कह लीजिए या फिर जो है वो उनका बयान कह लीजिए। तो किस पर यकीन करे आदमी? चूंकि परेशान भी है कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका, और वो कंफ्यूज भी है कि क्या है ये। नहीं, परेशान अगर है जी, और अगर कोई दिक्कत है तो क्लियर करे। सरकार कह रही है, भारतीय जनता पार्टी आम लोग कह रहे हैं कोई दिक्कत मुसलमानों किसी की नागरिकता नहीं, जो भारत के नागरिक नहीं जाएगी। लोग उस पर इतराज कर रहा है, लेकिन इतराज के दौरान ये नहीं बता पा रहा है कि इससे मुसलमानों को क्या दिक्कत। भाई ये भी तो बताना पड़ेगा ना। एक चीज कही जा रही है, तमाम लोग जो इसके मुखालिफ हैं, मैं उनको सुन रहा हूं, और उसमें कहा जा रहा है कि मैं इनकी मंशा गलत है। मंशा पे आइए, कहा जा रहा है इलेक्शन लोकसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन लाया गया और इसका चुनावी फायदा लिया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये मंशा भी है तो ये गलत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो सारे बिंदु दिए थे उसमें एक बिंदु ये भी था, एक पॉइंट ये भी था, और भाजपा ने चुनाव शुरू होने से पहले ही इस चीज का नोटिफिकेशन दे दिया भाजपा सरकार ने। ये तो पॉलिटिक्स इसको कहते हैं, पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिक्स ही करेंगे। एक बच्चा है, छोटी सी, बहुत कम वक्त में एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बच्चा अपना रिजल्ट कार्ड लाया, रिपोर्ट कार्ड लाया, बहुत अच्छे नंबर उसको मिले थे। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ने उस बच्चे से कहा कि अपने पापा को आज दिखाना, कुछ होंगे तुम्हें इनाम देंगे, हमेशा देते हैं जब रिजल्ट आता है। तो बच्चे ने कहा कि आज नहीं दिखाऊंगा, जिस दिन उनको सैलरी मिलेगी उस दिन मैं ये दिखाऊंगा ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिले। राजनीतिक दल है, तो घोषणा पत्र पे ये वादे किए थे, जो वादा किया उसको निभा, उस वादे के ऊपर उसको वोट मिला था, और उसने इलेक्शन से ऐन वक्त पर इसका नोटिफिकेशन लिया ताकि जनता को बताए, अपने वोटर्स को बताए कि भैया जो जो वादे मैंने किए थे इसके मैंने वादे पूरे किए, और इसके पॉलिटिकल मफाद है।
यानी पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए उसने ये कदम उठाया। इसमें क्या परेशानी है? राजनीतिक दल है, वैसा ही करेगा। हाँ। और वो अपने वोटर से कहेगा मैंने वादा किया था, तुमने वोट दिए और मैं इस तरह किस्म के सारी चीजों को लागू कर रहा हूं। पर बात ठीक है नवेद जी, जितना आसान आपको लग रहा है या जितने आसानी से आप इस बात को कह रहे हैं, अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर आपने देखा था कि किस तरीके से शाहीन बाग हुआ और पूरे ही मुल्क में अलग अलग जगहों पर लोग बैठे थे, कितनी परेशानियों में कितनी जो है वो खवातीन बैठी थी और लगातार पॉलिटिकल पार्टियां, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, मैंने जिक्र किया उनका इंट्रो में भी कि वो आज उन्होंने बाकायदा बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स गिनाए, बताए कि क्या क्या इससे नुकसान होंगे, क्यों इसको लाया गया। तो उतना तो आसान है नहीं है, चूंकि मैंने जिक्र किया था इस बात का भी कि अमित शाह ने क्रोनोलॉजी समझने के लिए भी कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए आप, तो वो फिर कागज आपको दिखाने पड़ेंगे, फिर कह देंगे अच्छा मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नवेद शिको का नाम अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा, वो तो नवेद शिको तो जानते हैं मगर दूसरे लोग नहीं जानते, वो उनके नाम को भी गलत स्पेल कर देते हैं, गलत स्पेलिंग लिख देंगे। तो पता चला उसी से जो है वो बाद में, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीए की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एनआरसी या एनपीआर आता है तब की बात मैं कर रहा हूं। तो उतना आसान है क्या जितना आसान जबान में आप इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो कोई भी दिक्कत हो सकती है। हमारे तमाम कागजात में हमें, हमारा लाइसेंस में अगर कोई मिस प्रिंट होता है तो हमें रोका जा सकता है। जूम तो किसी भी सूरत में हो सकता है। अब आप नेगेटिव नजरिए से कुछ भी देखिए तो सब कुछ नेगेटिव नजर आने लगेगा। ये तो चश्मा। हाँ, उसका दूसरा पहलू जो है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर मंशा का सवाल है कि कहा जा सकता है, वो देखिए दो पहलू है, हर पहलू से देखिए वादा किया था वो निभा दिया, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, सीधे सीधे बताइए, ये मत बताइए कि वो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, सीधा सीधा टेक्निकल। हाँ, लेकिन ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो बात अपने आप में सही है कि अपने घर को पहले दुरुस्त करिए। आपके यहाँ आधे से ज्यादा आबादी जो है उसको फ्री में राशन की देने की जरूरत पड़ रही है। अभी आपका कुनबा खुद ही आप पेट नहीं भर पा रहा है, आपको उसको फ्री में राशन देना पड़ा है और कुनबे को अपने घर का सदस्य बना लेंगे तो पेट कैसे भरेंगे? आर्थिक रूप से मजबूत होइए। ये बात भी सच है कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी कारोबारी हिंदुस्तान छोड़ के विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं। ये भारत के आजादी के बाद आज की तारीख में 10 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा आया है। इस आंकड़े को कोई झुठला नहीं सकता कि वो हिंदुस्तानी जो रेवेन्यू देते हैं अपने देश में देते रहे, जो बिजनेस करते हैं, जो पैसे वाले ताकतवर लोग हैं, तो छोड़ के बड़ी शिद्दत से जा रहे हैं भारत को छोड़ के। इस पर भी फिक्र होना चाहिए, इस बात पर भी फिक्र होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा आबादी जो है अगर उनको फ्री में राशन नहीं दिया जाए तो वो भूखे मर जाएगी। हम इन पहलुओं पर भी गौर करके कह सकते हैं कि ऐसे हालात में हम अपने पड़ोसी मुल्कों के सताए हुए लोगों को ला रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये आपका वादा भी था, मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन हम अपने घर के हालातों को पहले सुधार लें, हम अपने घर में किसी को सदस्यता दें, हम अपने घर में बहू लाएं, लेकिन ये भी तो देख लें हम कि हमारी बहू जो है उसके लिए बेड है, हमारी जो बहू आएगी उसको खाने का इंतजाम होगा, उसका कोई सरपरस्त होगा। हमारे देश की आबादी आज भूख की तरफ है, अगर भूख की तरफ नहीं होती तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को फ्री में राशन नहीं मिल रहा होता। सच्चाई ये, दूसरी सच्चाई इस बात की हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आवाम, ताकतवर आवाम भारत छोड़ के जा रही है। इन पहलुओं पर भी गौर करिए, गौर करना बेहद जरूरी है। शुभेंदु शेखर जी आपके पास में आता हूं। बिल्कुल ठीक है शुभेंदु शेखर जी, बहुत सारे सवाल हैं तमाम मेहमानों के, आपने जो है वो जितने भी पैनल में लोग मौजूद हैं उन सबके जो है वो इस पर एक तरीके से विचार सुन लिए कि वो सब क्या कह रहे हैं। जाहिर तौर पर सबके अपने अपने हैं और मैंने आज जिक्र किया था कि कैसे जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भारत की बर्बादी के लिए सीए लेकर के आई है, ये चीफ मिनिस्टर ने कहा है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से तकरीबन 3 करोड़ के करीब ऐसे मतलब जो है वहां पर माइनॉरिटी में लोग हैं, अगर उनमें से आधे भी आ गए, 1.5 करोड़ भी आ गए तो फिर ये बोझ पड़ेगा जो हिंदुस्तानी अवाम है, जिसका जिक्र जो है अभी शिको साहब भी कर रहे थे, जो यहां पर ऑलरेडी भूखमरी भी कह लीजिए, चूंकि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। एक बड़ी तादाद अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। आप ज्यादातर किसी भी शहर में चले जाइए, वहां पर चौराहे पर आपको 2-4 भिखारी जरूर मिल जाएंगे। तो उन हालात में पहले अपना घर ठीक किया नहीं, आप बाहर के लोगों के लिए जो है वो दरवाजे खोल रहे हैं। 11 लाख के करीब पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों में 11 लाख जो मतलब व्यापारी थे वो देश छोड़ करके चले गए परेशान होकर के। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि भाई पहले उनको तो ले जाओ वापस, अगर काम करना है तो उन्हें वापस लाने के लिए काम कीजिए। आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की क्यों इतनी जो है वो मतलब फिक्र हो रही है? लोगों के अपने अलग अलग मैटर्स हैं इसका विरोध करने के लिए। हो सकता है सपा के हमारे प्रवक्ता उनका अलग विरोध हो, उनको लगता है कि इस तरीके का नहीं बोलेंगे तो शायद लोग हमारे को वोट ना दें।
जो हमारा तुष्टीकरण नीति है वो वोट ना मिले। तो जो विपक्ष है वो किसी तरीके से मुसलमानों के वोट के लिए उनको भड़का रहा है इस कानून के विरोध में, जबकि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये कानून नागरिकता देने का है और नागरिकता लेने का है। अब केजरीवाल जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये कानून बताता है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ चुके हैं उनको खाली नागरिकता दी जा रही है। अभी जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए कोई ये कानून नहीं है। कल कोई चैनल वाला हमसे पूछ रहा था ऐसे ही कि सीमा हैदर को भी मिल जाएगा क्या। अब उनके विषय सीमा हैदर पे अटके हुए हैं तो मैं क्या बताऊं। तो 2014 31 दिसंबर तक जो लोग भारत में आ गए हैं, जो लोग इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक थे, 6 रिलीजन का नाम दिया गया है, उनको भारत में नागरिकता देने का एक कानून है जिससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला, क्योंकि वो वहां पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं और यहाँ शरणार्थी के रूप में आए हुए हैं, और शरणार्थी के रूप में हमको उनको देने का शरण देने का अधिकार है, और हमने उसके कानून के माध्यम से जो लोग अटके हुए हैं, आ चुके हैं, ये ओपन एंडेड नहीं है रब्बानी साहब कि कल भी कोई आएगा, परसों जो आया है आगे भी जो फ्यूचर में आएगा सबको ऐसा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कानून को समझें फिर बोलें। बात हो रही है अमित शाह साहब की, वो जो क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। सर देखो मैं देखिए मतलब लोगों का कंफ्यूजन तो दूर करना बेहद जरूरी है ना। वो क्रोनोलॉजी थोड़ा सा आप ही समझा दीजिए कि है क्या। मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भारत में शरणार्थी आए हुए हैं जो नॉन मुस्लिम है और 2014 31 दिसंबर से पहले आए हुए हैं, उनको एक नागरिकता दी जा रही है, किसी से ली नहीं जा रही है। तो सबसे पहले समझ में सबको समस्या का इसका समाधान है कि कोई भी भारत का भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म का हो, जो यहाँ रह रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है इस कानून के माध्यम से। पर अब जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो भड़काकर एक आंदोलन करना चाहते हैं, जैसे शाहीन बाग हुआ था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 70 सालों में कभी भी, मैंने पहले भी आपको कहा है, किस तरीके से इन माइनॉरिटी को ऊपर लेके आया जाए, उसके लिए क्या काम किए जाए, क्या आयोग बने, क्या वर्क किया जाए। जो 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जाता है, तो किसी ने पूछा क्या कि आप किस धर्म के हैं? नहीं पूछा। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और मैं तो रब्बानी साहब एक बात मानता हूं, यदि मैं राम मंदिर भी जाता हूं और मैं साथ में अजमेर शरीफ के वो चादर भी चढ़ाता हूं, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम आस्था के केंद्रों का विश्वास रखते हैं और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। परंतु जब ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने तुष्टीकरण के लिए, अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए ये डराना चाहते हैं कि भैया धारा 370 हटेगी तो हिंदुस्तान में खून बह जाएगा, नदियां बह जाएंगी खून की। तो धारा 370 हटी और खून भी नहीं बहा। हाँ, नहीं वो ठीक है, फिर कहते हैं राम मंदिर बनेगा। मगर पिछले कुछ वर्षों में 11 लाख व्यापारी इस मुल्क को छोड़ करके गए हैं। उनकी बात तो करनी पड़ेगी ना साहब। वो कानून और भी लाइए ना, उसको इससे क्यों जोड़ते हैं आप? अरविंद केजरीवाल पगला गए हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने धारा 370 पे जब वहां पे पत्थर मारा जा रहा था तब एक स्टेटमेंट दिया कि पत्थर नहीं मारना चाहिए। धारा 370 पे तो आपने सपोर्ट किया था। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने आर्टिकल 370 पर बीजेपी का सपोर्ट किया था, बिल का सपोर्ट किया था। सपोर्ट करने पर जब धारा 370 हटाई तब सपोर्ट कर रहे हो। उसके पहले एक बार भी नहीं कहा आपने कि ये जो पत्थर मारा जा रहा है, ये सेना के ऊपर पत्थर क्यों मार रहे हो आप लोग? आपका ही तो देश है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 11 लाख लोगों को यदि लाना है तो कुछ और कानून बनाना चाहिए। उनको लाने के लिए अलग योजना होनी चाहिए। इसको सीए से जोड़ने से क्या रिलेशनशिप है? पर अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से भारत के एक होम मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन है उसका विरोध करना है, उसके लिए जस्टिफाई करना है। मैं शर्म आती है कि किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इतनी कम नॉलेज रखते हुए ऐसी बात बोल रहा है। हिमांशु जी वाकई क्या इतना आसान है क्या ये? मतलब जो है जितनी आसानी से अभी शुभेंदु जी समझा रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए ये बात तो सच है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो सीएए है वो नागरिकता लेने का नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मगर दिक्कत जो है वो लोग कह रहे हैं, जो भी इसकी मुखालफत में है वो यही कह रहे हैं कि इसके बाद जो है वो एनआरसी आएगी, एनपीआर आएगा और उसके बाद फिर सीए जिन पर लागू होगा वो दिक्कत वहां से शुरू होगी उन लोगों के लिए। तो क्या वाकई इसको बहुत आसानी से ले लिया जाए? इसमें मतलब कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है बहुत बढ़िया कानून है और अच्छा है, लाइए आप।
रब्बानी जी, मैं पहले भी कहा, जी। अब भी कह रहा हूं, हमारे मित्र बात को घुमा फिरा करके अपनी बात को साबित करना चाह रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि जब सीएए पर इनका नियत साफ होता, भारतीय जनता पार्टी का नियत साफ होता, तो एक तो चुनाव के समय में लाए, और दूसरा सीएए पर सिर्फ मुसलमान धर्म के मानने वाले लोगों को ही नागरिकता से क्यों अलग रखा जाता है? यदि इन 3 देशों से जो भी लोग आए हुए हैं उनको दे देते आप नागरिकता, फिर एक धर्म विशेष के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इनको क्यों ये किया जा रहा है कि नहीं, इनको नहीं मिलेगा, नागरिकता नहीं दिया जाएगा? ऐसा क्यों? यदि आप अखंड भारत की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुसलमान उसमें शामिल नहीं होंगे? उसमें सिर्फ हिंदू, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के लोग ही शामिल होंगे? तो सारे लोग शामिल होंगे। आप ही तो अखंड भारत की बात करते हैं, तो इसमें दोहरी मानसिकता कहां से आ गई? आपने मुसलमानों को क्यों उससे अलग रखा? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ठीक है, सबका साथ तो आपको मिला, सबका विकास भी होना चाहिए, लेकिन आप सबका विकास तो नहीं कर रहे। वहां तो आप कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं और घृणा की राजनीति कर रहे हैं। एक दो बात और कहूंगा, जो ये हमारे मित्र बोल रहे थे, इन लोगों को शायद पढ़ लिख करके आना चाहिए। धारा 370 हट गया, धारा 370 हट गया, ये लोग रट लगाते हैं, कुछ रटे हुए चीजें हैं जो ये आकर के चैनल पर बोलते हैं। अरे धारा 370 आज भी कायम है। आप पढ़िए, जनसंघ ने 2 अमेंडमेंट हुआ है, 2 अमेंडमेंट, 370 धारा आज भी कायम है बंधु। आप उसको पढ़िए और पढ़ करके बोलिए। आपको मालूम नहीं है, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं एक नेशनल चैनल पर आकर के। आप तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, सुन लीजिए ना, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए ना। आप तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, आज देख लीजिए जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके पैसे में भारतीय जनता पार्टी ने उसके बजट को कितना कम किया, आधा से कम कर दिया है। कांग्रेस के जमाने में उस अल्पसंख्यक आयोग को क्या क्या फैसिलिटी मिला था और कितना पैसा मिलता था, थोड़ा पढ़ लीजिए उसको, फिर आकर के आप जवाब दीजिए। ये क्या है? ये सबका साथ सबका विकास है। हम वो तुष्टीकरण कह रहे हैं, वो तुष्टीकरण था, सबका साथ, वो उसको तुष्टीकरण का नाम दे दिया। आपको समझ में नहीं आता क्या? साथ तो आपने दिया, सब बराबर है, लेकिन विकास तो सिर्फ अडानी अंबानी का। सुनिए तो, आपने किसी धर्म के लोगों को भी आपने विकास करने का काम नहीं किया, वहां आपने राजनीति कर दी। ये राजनीति के तहत जो आपको सनातन धर्म के लोग हैं उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए आपने किया है। और सबसे ज्यादा अपमानित भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है तो सनातन धर्म और हिंदू धर्मावलंबी हैं उनके साथ किया है। आप देख लीजिए किस तरह से हमारे धर्मगुरु सुन लीजिए इनकी भी, सुन लीजिए हिमांशु जी, शुभेंदु जी की भी सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए इनकी भी। जी जी हाँ शुभेंदु जी, पहला आपने कहा कि उनका बजट क्यों कम किया गया, तो इसको तुष्टीकरण जो आप करते आ रहे थे 70 सालों से, उसको खत्म करने के लिए। जब सबका साथ सबका विकास और समान बात करी जा रही है तो भारत का एक एक नागरिक को समानता के साथ लिया जाएगा। तो आप बताओ ना ये बात कि जो आपने 70 सालों में किया, तो क्या एक समुदाय के लोगों को तुष्टीकरण के कारण उनको वोट बैंक को पकड़ने के लिए ये सब नहीं किया था? तो ये बात आपके प्रश्नों का जवाब है। दूसरी चीज, आप क्या क्या पढ़ के आए हो? आप अभी कह रहे हो जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। भैया कौन सी सरकार? कब मुस्लिम लीग? कौन सा मुस्लिम लीग? अरे साहब, आप कुछ भी बोलोगे चैनल पे आके और हम लोग मान लेंगे। और दूसरा चीज हिमांशु जी, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये बढ़ता हुआ भारत है। इस बढ़ते हुए भारत में आपको आज भी वो लोग नजर आ रहे हैं जो भारत के विरोध में है। कभी आपको अब्दुल कलाम साहब नजर नहीं आए? कभी ऐसे लोग नजर नहीं आए जो लोगों ने, नावे साहब ने इतनी अच्छी बात कही, तुम समझ में नहीं आ रहा है। आप भड़काते हो, आप चाहते हो इस देश में साइन का कॉलोनी टाइप के ऐसे और आंदोलन खड़े हो जिससे कि आपका जो विपक्ष। अच्छा ये बताइए, ठीक है शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद आसाम के 30 से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जिन्होंने इसका विरोध करने के लिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं, और उसमें मुस्लिम संगठन नहीं है, सारे हिंदू संगठन ही हैं। तो खाली मुसलमानों को दिक्कत नहीं है इससे। रब्बानी साहब, उनका अपना समस्या अलग है आसाम की, आप समझो। उन्होंने वो डेट पे कंफर्मेशन है कि ये डेट कौन सी होनी चाहिए।
उस पर उनका वो है, और वो मैटर हम आसाम के और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उसको हम निपटा लेंगे, आप उसकी चिंता ना करो। यदि कोई इतने स्टेट्स में एक आध स्टेट में कोई प्रॉब्लम आएगी उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। भाई अगर सवाल उठा रहे हैं, अगर वो सवाल उठा रहे हैं, वो दिक्कत कर रहे हैं, तो खाली मुसलमान नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है इससे। सर उनका उठाने का कारण कुछ और है। उनका उठाने का कारण ये है कि जो ये डेट लिया है आपने, इसको और पीछे ले जाइए। उसके बाद जो लोग मुस्लिम समाज के लोग आसाम में आके रुक गए हैं, वो डेट चेंज करिए। उनका आंदोलन हुआ है, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं है। इसलिए मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि भैया हिमांशु बाबू, आप लोग देश को यदि अपना देश मानते हो, इस देश को यदि अपना देश मानते हो, तो कानून को सीधा सीधा देखने चाहिए, उसमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं देखनी चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी कानून चाहे वो भारत का कोई भी कानून हो, वो जो भारत को अपना देश मानने वाले लोग हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो, यदि वो भारत को अपना देश मानते हैं, ना कोई उसको निकाल सकता है और ना कोई उनको कोई कष्ट दे सकता है। परंतु आप ऐसे लोग भड़काने का काम ना करें, ये अपनी मेरी ओर से कानून, ये बात तो सही है कि भाई कानून जो है हुकूमतें बनाती हैं और वो फलाह बहबूदी के लिए या तरक्की के लिए या मतलब डेवलप कंट्री के लिए बनाती हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा किसानों के खिलाफ जितने भी एमएसपी का कानून था और वो जितने भी थे मतलब जुड़े हुए, उनको वापस लेना पड़ा। ठीक है साहब, अभी जो है हो सकती है ना, नहीं होती, मैं वही कह रहा हूँ। तो होती तो वो कानून ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वहां पर गलती हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। हमने क्या कहा, कानून अच्छे थे, ट्रैफिक रूल्स था, नए ट्रैफिक समझा पाएंगे उस दिन करेंगे। हाँ, ट्रैफिक का जो है कानून लेकर के आते, नियम लेकर के आते नए, उसके खिलाफ भी वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो निकले, सड़कों पर निकले, उसको भी वापस एक तरीके से होल्ड कर दिया गया। साबानों के केस में किस तरीके से इनको मजबूरी में लाना पड़ा, तो क्यों, वो भी एक तुष्टीकरण था। आज हमने ट्रिपल तलाक हटाया, कितनी महिलाएं भारत की, कितनी महिलाएं मुस्लिम समाज के लोग, ये हम अभी एक दिन हमने भाजपा के दिल्ली ऑफिस में लगभग हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को भाजपा में ज्वाइन कराया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमको स्वनिधि योजना में, किस तरीके से हमको दुनिया भर की योजनाओं में हमको आगे लेके आया गया है, जो आज तक कभी नहीं लेके आया गया था। ठीक है, अतुल यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, लोग कह रहे थे, और मतलब जो अक्सर बात होती है, खासतौर से कई सारे मतलब जर्नलिस्ट होते हैं, उनके बीच भी बात होती है और सियासी गलियारों में ये बात होती है कि बीजेपी के तर्कश में अभी बहुत सारे तीर हैं, एक के बाद एक। तो पहले तो जो है ये हुआ कि भाई वो भारत रत्न देने की एक मतलब जो है वो सिस्टम चला, कई लोगों के नाम का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद फिर उससे पहले राम मंदिर की 22 जनवरी को जो है मतलब एक तरीके से इफ्तिताह हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उद्घाटन हुआ, और अब सीए लेकर के आए, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लेकर के आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो शायद, चूंकि शुभेंदु जी यही बात कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो भड़काने का काम कर रहे हैं, डर गए हैं बीजेपी से कि वो उसके पास मुद्दे बहुत हैं, आपके पास मुद्दे नहीं हैं। आपका पीडीए भी फेल हो जाएगा, आपका जो है जातिगत सर्वे का या जो वो कराने का एक मतलब जो है वो कांग्रेस कह रही है, वो तमाम चीज़ें फेल हो जाएंगी, क्योंकि बीजेपी के तर्कश में बहुत सारे तीर हैं। उसके सामने अपोजिशन पार्टियों की कोई नहीं चलने वाली, कोई नहीं सुनने। जनता भड़कावे की राजनीति में भाजपा के आने वाली नहीं है। अब जनता जो है अपने हित जो उसके हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान जो है सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो पेपर आउट हुए, तो जो युवा है कितना परेशान होता है। किसान, उसकी जो फसलें हैं उनकी क्या उनका को है सफल जो मुद्दा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर खाद, यूरिया, ये सब चीजें बढ़ चुकी है। अब जो चुनावी बिगुल बच चुका है और जनता के बीच में हम सब जांच पे हैं, और हमारे तो प्रत्याशी भी लगभग घोषित हो चुके हैं, आधे से ज्यादा प्रत्याशी हमारे घोषित हो चुके हैं। हम जनता के बीच जा चुके हैं, और जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महिला सुरक्षा, विभिन्न मुद्दों पे हम जनता के बीच जा करके इस भाजपा को रोकेंगे और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। आप भी देख रहे हैं कि जनता समझदार हो चुकी है। जनता जो है भाजपा के जुमलों में नहीं आने वाली। जनता जो है परिवर्तन कर नई सरकार लाएगी, और चुनाव बिगुल बच चुका है। वाह वाह वाह, आपके हिसाब से 80 सीटें ला रहे हो उत्तर प्रदेश में, इसको हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह के कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आप अपने सपने देखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, अच्छा नवेद जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, एक ये बात तो सच है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मतलब ये बात हमेशा कही जाती है कि वो अपने हिसाब से ही जो है वो चीज़ें करती हैं, क्या नफ़ा नुकसान होगा उसको देख करके ही वो नई बातें करती हैं, नए मतलब एक तरीके से
वादे भी करती हैं लोगों के साथ। और आपको क्या लगता है, चाहे वो अभी सीए की बात हो, राम मंदिर की बात हो, या जो ये बहुत सारे लोगों को ये दिया गया, मतलब जो है भारत रत्न के नाम का ऐलान किया गया है, वोटर्स जो है क्या वो आज की डेट में भी, किसी सदी में भी, जबकि हर हाथ में एक मतलब जो है वो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसके पास सारी जानकारियां हैं, मतलब प्लस माइनस तमाम चीज़ें उसके सामने रहती हैं। अगर कोई इसकी पॉजिटिव मतलब जो है चीज़ें बता रहा है तो कोई निगेटिव बताने वाला भी है, तमाम बातें हैं। वोटर्स के ऊपर क्या कुछ इन चीज़ों का या इन मुद्दों का असर पड़ता है? आपको क्या लगता है, क्या वोटर जो है आज भी इतना नासमझ है कि 2019 में पास किया गया बिल, नोटिफिकेशन जो है वो 5 साल के बाद जारी हो रहा है, उसकी कुछ समझ में नहीं आता? नहीं, देखिए, वोटर्स भी जो है उसके भी अलग अलग नजरिए होते हैं। हाँ। एक उस किस्म का वोटर होता है जो बड़ा धर्म को बड़ा पर्सनल लेता है और अपना धर्म, अपना समुदाय, अपनी जाति, इस सब को सर्वोपरि मानता है। और जिसको ये लगता है कि जो मुस्लिम परस्ती करेगा वो हमारा, जिन मुसलमानों को ये लगता है वो हमारा हमदर्द होगा, वो मुस्लिम परस्ती करने वालों को वोट देते हैं। जिनको ये लगता है कि यहाँ हिंदू परस्ती हो रही है, ये एक ऐसा दल है यहाँ हिंदू परस्ती मतलब हम हिंदुओं की तादाद बढ़ाएंगे, आयात कर लेंगे बाहर के मुल्कों से हिंदुओं को, हमारी तादाद बड़ी हो जाएगी। जो लगता है कि गैर हिंदू जो है वो हमारे मुखालिफ हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनकी संख्या और कम होगी, हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हम हिफाजत में रहेंगे। इसी तरह से मुसलमानों का भी नजरिया है, उनको लगता है ये धर्मनिरपेक्ष अपना कहते हैं, ये हमें बचाएंगे फलां धमाके से तो हम इनको वोट देंगे। इस तरह की एक बहुत ही कमजोर सोच वालों की भी कमी है हमारे समाज में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकल वे में सारी चीजों को देखते हैं, उनकी भी कमी है। अब डिपेंड ये करता है कि हमने कौन सा जाल फेंका और कौन किस जाल में फंसता है। अगर कोई समझदार है तो वो जाल में नहीं फंसेगा, जो कमजोर है वो फंस जाएगा इमोशंस के, जात पर, हिंदू मुसलमान पर, मंदिर और मस्जिद पर, इस तरह की चीजों में वोटर फंस जाता है और वोटर को उकसाया भी जाता है। साइकोलॉजिकल उसको इमोशनली अपने फेवर में लेने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान राजनीतिक दल करते हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। उनके बयानों में, उनकी योजनाओं में, उनके फैसलों में, उनके कानूनों में बदलाव में, ये सारी उनकी मंशा यही होती है कि इस किस्म के वोटर की तादाद इतनी है, इसको हम इस तरह फेवर में लेंगे, इस तरह का जो विकास चाहता है हम विकास के भी कोई चीजों को, डेवलपमेंट को भी दिखाएंगे, बताएंगे, साबित करेंगे, और उनको ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल होता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे मित्र भाजपा के साथी ने जो बात कही, बिल्कुल सही बात कही। जो हिंदुस्तान में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं, अभी तो उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन ये बात भी हमें सोचना चाहिए कि जो हमारे आसपास के मुल्क हैं, ज्यादातर इस्लामिक जो है, जो एक धर्म विशेष से जुड़े हुए जहां पर कानून है, वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वो सताए हुए हैं, वो परेशान रहते होंगे, वो घुट के रहते होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात भी सही है कि बात सिर्फ मजहब की और इस्लामी मुल्क होने की नहीं है, बात ये भी है कि वो बहुत बदहाल मुल्क है। वो वहां खाने की परेशानी है, वहां रहने की परेशानी है, वहां सुरक्षा की परेशानी है। जब उनको ये हिंदुस्तान में एक मौका मिलेगा, हमारा हिंदुस्तान, हमने जरूर यहाँ के भूख का जिक्र किया, ये बात सही है कि हमारे मुल्क में इतने गरीब है कि उनको इतना राशन दिया जा रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई के साथ तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने जो है ऐलान किया है कि 80 करोड़ परिवारों को अगले 5 साल तक राशन देंगे, ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम उन लोगों के लिए घर बनवाएंगे जिनके सरों पर छत नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे सर हैं अभी भी, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए घर बनाने की जरूरत है। आप चाहे दिल्ली में देख लीजिए या फिर जो आर्थिक राजधानी है इस देश की, मुंबई, वहां जाकर के देख लीजिए, अभी भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है, और एक बड़ी तादाद है वो झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं। तो हालात तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में काम करने की जरूरत तो है। ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे क्या गरीबी है, झोपड़पट्टी है, भुखमरी है, उसके बाद भी हम बहुत ताकतवर हैं। हमारा देश इतना महान है, हमारे देश की संस्कृति और संसाधन, हमारे पास संसाधन इतने हैं कि जो मुल्क है जहां से लाने की बात हुई है, उन मुल्क की बनिस्बत हम 100 गुना मजबूत है संसाधनों में। हमारे पास जमीन है, हमारे जमीन के अंदर बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, हमारे पास समुद्र, नदियां, पहाड़, इस तरह के जो संसाधन हमारे पास है, उसको देखते हुए वो लोग भाग के आएंगे, लाइन लग जाएगी। अभी देखिए हिंदुस्तान में इस कानून का फायदा उठाने के लिए लाइन लग जाएगी। एक चीज, और एक चीज हम बहुत अहम जो मुझे लग रही है वो बात मैं कह दूं, हर मजहब को समझने के नजरिए अलग अलग होते हैं, इसलिए इस्लाम को समझने के नजरिए भी अलग अलग। कुछ मुसलमान
ये कहते हैं कि इस्लाम कहता है, अब ये सच है क्या गलत है मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन अच्छे खासे मुसलमान ये कहते हैं कि इस्लाम ये कहता है कि बच्चे पैदा करते रहो। अगर आपके घर में खाने को नहीं है, मुफलिसी है, तब भी ये मत सोचो परिवार नियोजन, जितना पैदा करोगे उतनी अल्लाह ताला बरकत देगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी और वो देगा। आज हम भूखे हैं तो कोई बात नहीं, 2, 3, 4, 5, 10 बच्चे पैदा कर लो। ये एक नजरिया है कुछ लोगों का, यही नजरिया भारत की सरकार भी शायद सोच रही है, इस्लामी नजरिया, ये पैदा करते रहो, लाते रहो, नागरिकता देते रहो, अच्छा, ऊपर वाला अल्लाह ताला बरकत देगा। ठीक है, अल्लाह ताला बरकत वसुदेव देगा, कुटुंबकम, भगवान बरकत देगा। भले ही हमारे घर में अभी दाना ना हो, भले ही हमारे घर अभी कई लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग जो छत को मोहताज हो, लेकिन हम एक नेक काम करेंगे, हम शरणार्थियों को छत देंगे, उनको नागरिकता देंगे, उन गरीब लोगों को जो बेचारे छोटे छोटे मुल्कों में सताए हुए हैं, तकलीफ में हैं, हम ये बिना सोचे कि हमारे घर के लोग भी तकलीफ में हैं, हम उनको अपना बिस्तर दे देंगे, हम उनको अपना तकिया दे देंगे, हम उनको अपना खाना दे के भूखे रह जाएंगे, अल्लाह ताला बरकत देगा। कि वही नजरिया भारतीय जनता पार्टी शायद क्या शुभेंदु शेखर जी क्या इसी नजरिए पे चल रहे हैं? और मतलब बात ये भी है, देखिए मैं चूंकि जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज ही चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 30 लाख जो है वो पद खाली पड़े हुए हैं, और मतलब जो नौकरियां हैं वो जो बाहर से आएंगे फिर उनका पेट आप कैसे भरोगे, क्या उनको नौकरियां दोगे, हमारे बच्चों का हक क्यों मारना चाहते हो आप? मतलब सीधा सीधा से सवाल ये है, वो इसको आम लोगों से जोड़ करके देख रहे हैं, बेरोजगारी से जोड़ करके देख रहे हैं, महंगाई से जोड़ करके देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये आ जाएंगे तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनका हक मार करके उनको दे दिया जाएगा। और फिर एक सवाल वो भी है कि भाई अखंड भारत का पहले ही सवाल ये उठ चुका था कि भाई अखंड भारत का क्या होगा फिर, जब अखंड भारत के लिए काम कर रहे हैं, और अखंड भारत में तो सब होंगे, उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख, ईसाई, जैन, पारसी तमाम होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक आदमी होगा उसमें, उसका क्या? दोनों चीजों को समझने का विषय है जी। पहला तो अरविंद केजरीवाल जी को इसके स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए। उन्होंने पहले भी एक बार कहा कि बिहार के लोग आ जाते हैं, दिल्ली के लोगों की सुविधाओं को छीन लेते हैं। जब कोरोना था तो बसें लगवा के उनको दिल्ली से बाहर भेजने की व्यवस्था करी। अभी भी कुछ 1 महीने पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली की जो हेल्थ व्यवस्थाएं हैं वो दिल्ली वाले लोग नहीं, दिल्ली के बाहर के लोग यूज करते हैं। तो ये उनकी सोच है और उस सोच को वो समझे, उसका जवाब वो दें। पहला ये कहना है, अखंड भारत का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग हैं उनको भारत में जोड़ के एक नया भारत बनाया जाए। अखंड भारत की जो कल्पना थी वो कल्पना ये थी कि पहले पूरा भारत यहाँ तक फैला हुआ था, समृद्ध भारत था। हम अपने साथ साथ हमारे ये जो देश हैं इनको भी समृद्धता दें। हम लोग तो कहते ही हैं कि सबको शांति मिले, सबको अच्छी हेल्थ मिले, अब सबको स्वास्थ्य मिले। वो लोग भी आगे बढ़े और आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब आज की डेट में भारत में कोई 20-22 करोड़ लोग मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं। कोई ये भारत के अभिन्न अंग है, वो कोई अलग बंटवारा करके अलग से देश में भेजा जा रहा है, ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को अब विषय नहीं है। जैसा आपने कहा कि हर दिन ये कोई ना कोई टॉपिक पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाए, इस पर ढूंढते रहते हैं। अब उनको ये विषय मिल गया, पहले कभी किसानों का मामला था उस पे बोल रहे थे, आज अब इस पे बोलेंगे। किसी तरीके से कोई भी आंदोलन खड़ा हो जिससे उस आंदोलन का सहारा लेके कांग्रेस जो बिल्कुल डूबी हुई है और साथ में इंडिया गठबंधन जो बहुत कम फिगर में सिमट रहा है, वो लोग इस व्यवस्था से इसका विरोध करते हुए कहीं ना कहीं हमको फायदा देके जाए, ये उनका सोचना है। और उनका सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि 70 सालों से उन्होंने वही चीज सोची है, उस पर कभी उनके विकास करने का वो नहीं आया। पर हम कहते हैं इन 70 सालों में डिवीजन के बाद से जो लोग भारत में आए और 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ पर है एज ए शरणार्थी आए हैं। देखिए फर्क दोनों में एक है, एक घुसपैठिया लोग हैं और एक शरणार्थी लोग हैं। जिन्होंने शरणार्थी के रूप में भारत में एंटर किया है, वहां पे नोटिफाइड किया है कि हम शरणार्थी हैं और उसको शरणार्थी का स्टेटस दिया गया है, उनको ये कानून देने के लिए है। जो लोग चोरी छुपे और भारत में आके रहने लगे हैं उनके लिए भी कानून नहीं है। तो ये भी समझ में आना चाहिए। और लास्ट चीज और कहेंगे, साहब इतना तो बड़ा दिल रखो,
80 करोड़ लोग खाना खाने जा रहे हैं, भोजन मिलता है उनको, उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति भूखा रहे इस देश में तो आपको क्या दिक्कत है यदि दिल्ली भारत की सरकार उनको लगातार कई महीनों तक, कई सालों से बात ठीक है, मगर व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठते हैं कि अगर आजादी के 75-76 साल बाद भी आपको 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 140 है, उसमें से 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है, तो सवाल तो उठते हैं व्यवस्थाओं पर। और वो सरकार मौजूदा हुकूमत है, सिर्फ उस पर सवाल नहीं उठते बल्कि पिछली हुकूमतों पर भी सवाल उठते हैं, और सवाल जो है वो सूबाई हुकूमतों से भी उठते हैं। तो बात ये नहीं है कि वो क्यों दिया जा रहा है, बात ये है कि अभी तक भी हालात इतने साजगार क्यों नहीं हुए कि अभी भी 80 करोड़ फैमिलीज को या 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है। 4.5 करोड़ लोगों को घर बनाने का प्रोविजन कर दिया गया, जिसमें से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने घर पे शिफ्ट कर गए। ये भी तो सोचा ही नहीं कभी किसी ने। यही जो लोग आज विरोध कर रहे हैं मेरे सामने बैठे हुए, इन्होंने कभी सोचा था क्या? भाई इंदिरा आवास योजना तो चलती थी ना पहले भी, बहुत सारे मकान बनते थे। कितनी मिली, कितना मिला बताओ ना। आज मैं जो फिगर दे रहा हूँ 4.5 करोड़ लोगों को भारत के, बताइए हिमांशु जी, 4 करोड़ लोग, क्या कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने? मतलब एक परिवार, मतलब यदि एक घर के अंदर 4 परिवार है तो 16 करोड़ लोग। हिमांशु जी को सुन लीजिए, शुभेंदु जी, हिमांशु जी को सुन लीजिए, यही आपत्ति हमारी रहती है। इन्होंने जो प्रश्न उठाया था, सरेआम झूठ बोल कर निकल गए शुभेंदु अधिकारी, आपने निकलने का मौका दिया उनको, ये गलत बातें हैं। ये मैं चुनौती देता हूँ, 1942 वाले बात पर ये प्रश्न उठा रहे थे ना, अभी इनके पास स्मार्टफोन है, उठा करके देखें। ये 1942 में बंगाल में, सूबे बंगाल में इंडियन मुस्लिम लीग, जिसे इंडिया के बंटवारे का दोषी माना जाता है, भारत के बंटवारे का दोषी माना जाता है, उसके साथ हिंदू महासभा का गठबंधन हुआ था कि नहीं हुआ था? चुनौती देता हूं इनको, मैं ये बतावे। और इनकी एक एक बात का जवाब बताओ, किस तरह से झूठ बोल के निकलना चाह रहे हैं। ये मैं नहीं करता हूं, ये नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इनके सहयोगी हैं, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है। अब सुन लीजिए, 70 सालों में ये कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। 70 सालों में हमने 55 लाख करोड़ ऋण लिया था और आज वह ऋण 3 गुना हो गया है। आज जो आपका जीडीपी है उसका 80% ऋण हो गया है। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे कि कोरोना काल में दिल्ली से बाहर भेजने का प्रबंध किया गया बस के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। अरे गनीमत है कि उन्होंने बस से बाहर भेजने का तो प्रबंध किया, आपने तो सड़कों पर आम नागरिकों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। ये है आपका क्रोनोलॉजी। आप कहते हैं कि एक धर्म के विरुद्ध हम नहीं कर रहे हैं काम, हम सबका साथ कर रहे हैं। अरे आप यदि आप कहते हैं कि किसी धर्म के खिलाफ मेरा कोई ये नहीं है, घुसपैठ और शरणार्थी की बात करते हैं, तो किस तरह से ये हुआ बताइए कि मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों को क्यों नहीं नागरिकता दिया जाएगा? उस पर क्यों आपत्ति है? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला जो मैं क्वेश्चन खड़ा किया था। तीसरी बात, आप बोल रहे थे कि 111, सुन लीजिए ना, कि भुखमरी के मामले अभी बोल रहे थे कि हमारा स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक आंकड़ा समझ लीजिए, भुखमरी के मामले में आज विश्व में हम 111वें नंबर पर हैं। आज हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आगे चले गए हैं भुखमरी के मामले में। और आप शरणार्थी को नागरिकता देने की बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप दे दीजिए, लेकिन मुसलमानों, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? उनको भी तो दे दीजिए ना नागरिकता, यदि इतने उतने उदार बने हुए हैं तो। रुक जाइए, ये कह रहे थे कि हम ये बांट रहे हैं, गृह आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव याद कीजिए रब्बानी जी, इनका प्रधानमंत्री जी के साथ एक लक्ष्मी देवी का फोटो आया था और वो चाबी देते हुए अपने घर के साथ वो फोटो था। ये फोटो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है और लक्ष्मी देवी जी का दूसरे दिन बयान आता है कि मुझे कोई इस तरह की योजना का लाभ नहीं मिला है। ये इनके योजनाओं का हस्र है। आज ये बार-बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, और आयुष्मान भारत में पता है 3.9 लाख। ठीक है, ठीक है शुभेंदु जी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और उठा था शुभेंदु जी, बस एक नॉर्मल सवाल है, ये नॉर्मल सवाल है, और वो ये था कि पाकिस्तान से अगर कुछ असामाजिक तत्व आ गए, कुछ आईएसआई के लोग आ गए, मतलब जो है फिर क्या होगा? वो भी तो कहीं ना कहीं मतलब जो है वो, चूंकि हर एक पहलू पर बात करना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि मतलब वैसा नहीं होगा, सारे साफ सुथरे ही आएंगे, बिल्कुल व्हाइट कॉलर आएंगे,
मतलब एकदम जो नीट एंड क्लीन लोग हैं वही आएंगे, कोई उसमें खराब आदमी नहीं होगा। रब्बानी साहब पहले तो सुनो, हाँ। आएंगे नहीं, आ चुके हैं। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ चुके हैं उस पर बात हो रही है, आने वाले पर बात नहीं हो रही कि कौन आएगा। आने के लिए कानूनी नहीं है, जो आ चुके हैं कई सालों से, 10 20 25 सालों से भारत में है, सिख परिवार और क्रिश्चियन परिवार। अरे आपको मालूम नहीं है, आप हिमांशु जी सुन लिया करो। जो आ चुके हैं उस पर कानून है, जो कानून जो भी व्यक्ति है उसका बैकग्राउंड चेक होता है, उसके हर चीज चेक होगी, वो जो सिस्टम है उसको नागरिकता दी जाएगी। और बहुत सारे तो ऐसे लोग भी होंगे जो भारत में रह रहे हैं, भारत की नागरिकता लेके बैठे हुए हैं, किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, पर कांग्रेस कहते हैं पाकिस्तान के IS से जुड़े हुए हैं, उनको भी मार के भगाया जाएगा। तो उसके लिए कोई जो IS से जुड़े हुए हैं वो वहां से आए या यहाँ से जुड़े, उनके लिए कानून अलग है। और हिमांशु साहब गुस्सा मत करो, आपके चेहरे से गुस्सा नजर आ रहा है हमको। ये तो कानून देने की व्यवस्था है, शांत हो जाओ भैया। है आपने जो 1943 की बात बताई है, 1943 की बात है, हिंदू महासभा ने हिंदू महासभा की बात बताई, उसी को बता रहा हूँ। आप सुन लो पहले, आप बताइए अब आप सुन लो। 1942 में हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे यार सुन तो लो, हिंदू आपने महासभा ने बंगाल में अरे यार सुन तो लो, मैं आपको बताता हूँ इतिहास, आपको मैं बताता हूँ, सुनिए क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों बोलते हैं? अरे आपको मैं बता देता हूँ भैया, सुनो। 1943 के जो चुनाव हुए वेस्ट बंगाल प्रोविजन फ्रंटियर के, उस फ्रंट के जो इस समय पर बांग्लादेश है, वहां पर हिंदू महासभा ने, और सरदार औरंगजेब थे, आपको ये भी नहीं मालूम होगा, जिनके साथ ये कोलैबोरेशन हुआ था, खन्ना साहब के साथ हुआ था, एक सीट के ऊपर हुआ था। और सुनो आपको मालूम क्या है, बता रहा हूँ। अरे भैया तो सुनो, जब पढ़ के आओ तो पूरा पढ़ के आओ, जब पढ़ के आओ तो पूरा पढ़ के आओ। आपको ये समझ में आना चाहिए, जिस चीज के लिए आपने जनसंघ कहा, जनसंघ का, जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुस्लिम लीग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है कि नहीं, ये बताइए। और हिंदू महासभा का भैया परिकल्पना हिंदू महासभा के लोगों ने किया था कि नहीं किया था? भैया क्या बात है, आपको तो इतिहास पढ़ के आओ, इतिहास पढ़ के आओ। अरे सुनिए तो पहले, आप सुनिए तो, जब वेस्ट बंगाल का, जब 1943 में जब वेस्ट बंगाल भारत का एक पार्ट था, पाकिस्तान भी भारत का एक पार्ट था, उस समय के चुनाव की बात आज आपने, और आप मिलकर के चुनाव लड़ा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री बने। ये है आपकी क्रोनोलॉजी। आप सत्ता के लिए कुछ भी कर पहले की बात मत बताओ, आजादी के बाद की बुलशिट बताओ। आप फूट डालो और शासन करो की नीति पर। अरे भैया हिमांशु बाबू, आजादी के पहले की ठीक है शुभेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर ये एक अहम मसला है और इस मसले पर जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, खासतौर से मुस्लिम तबके में, और मुस्लिम तबके की तरफ से आवाज़ उठ रही है इसकी मुखालफत में, और उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है भाई CAA के जरिए तो कोई नागरिकता नहीं छीनी जा रही है फिलहाल, मगर अगर NRC आया और NPR आया तो चूंकि वो क्रोनोलॉजी की बात जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो थोड़ा सा चलता है कि वो क्रोनोलॉजी समझा रहे थे अमित शाह साहब, तो अगर वैसा ही हुआ, ऐसा होगा, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है आगे को लेकर के, आगे क्या होगा। लेकिन कल ही होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक तरीके से बयान जारी हुआ और कहा गया कि इससे किसी को भी ना घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। एक भी हिंदुस्तानी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी मज़हब का हो, उसकी शहरियत नहीं जाएगी, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगर होम मिनिस्ट्री इसको लेकर के आई है कानून को, या मरकज़ी हुकूमत इस कानून को लेकर के आई है, और अगर मरकज़ी हुकूमत फिर कोई स्पष्टीकरण दे रही है, कोई इस पर सफाई पेश कर रही है, तो उसे भी ज़रूर सुना जाना चाहिए और उस पर भी कहीं ना कहीं यकीन करने की ज़रूरत है। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े उनका भी शुक्रिया, और जो टेलीविज़न पर हमें जो देख रहे थे उन तमाम का भी शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे कुछ मेहमानों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।